नमस्ते माँ शारदे काश्मीरपुरवासिनी प्रार्थये त्वामहं नित्यं विद्याज्ञानं च देहि मे। आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मोहन गुप्ता जी, आदरणीय कार्यक्रम संचालक श्रीमान मनोज गोयल जी, मेरे लिए इतना सब कुछ अच्छा कहने वाले प्रिय श्री आनंद शर्मा जी, सभा में उपस्थित डॉक्टर भगवंत जी, केडिया जी भी हैं यहीं, सॉरी, वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्रीमान प्रमोद केडिया जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं सभा में बाकी सबको जिन्हें पहचानता हूं या पहले से मिला हूं उन्हें नाम से नहीं पहचान रहा हूं, समय का अभाव भी है। मैं उत्तिष्ठ भारतीय का बहुत आभारी हूं और डॉक्टर मोहन गुप्ता के स्नेह का लंबे समय से ऋणी हूं। उन्होंने 3 वर्ष पहले भी मुझे आमंत्रित किया था और आज ये पुनः अवसर दिया है कि मैं आप सबके साथ कुछ जानकारियां, कुछ अनुभव साझा कर सकूं और जो हमारा एक विमर्श है, एक सार्वजनिक बातचीत है, उसको 2 कदम और आगे बढ़ाएं। पिछली बार जब मैं आया था तब भी विषय कश्मीर था, आज भी विषय कश्मीर है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुणात्मक अंतर है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जीवन काल में मैं ये देखूंगा कि अनुच्छेद 370 निरस्त होगा। सच कह रहा हूं, ये भीतर से कह रहा हूं। आज भी जब मैं उस क्षण को याद करता हूं, उस समय 5 अगस्त 2019 मैं एबीपी न्यूज़ के स्टूडियोज में बैठा था। पिछले 48 घंटे से अटकलें चल रही थीं कि कश्मीर में क्या होने जा रहा है, कि अमरनाथ यात्रा बीच में रोक दी गई है। पहली बार हुआ ऐसा कि वहां पर जो सैलानी गए हैं, पर्यटक गए हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी छुट्टियां, अपनी यात्रा समाप्त करके निकल जाइए। बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए। वहां के स्थानीय नेताओं ने, जिन्हें हम मुख्य धारा के राजनीतिज्ञ कहते हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज, उनके धमकियों भरे वक्तव्य आ रहे थे। ऐसा किया तो वैसा होगा, खबरदार अगर कुछ किया तो। और इस सब के बीच समाचार चैनल्स में अटकलें लग रही थीं कि क्या होने जा रहा है। बीच में वीकेंड था 3 और 4 का, 5 को संसद का सत्र था, सत्र 11 बजे शुरू होना था। 10 बजे से कार्यक्रम एबीपी न्यूज़ ने मुझे कहा कि आप दोपहर से पहले कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठिए। तो 11 बजे सत्र शुरू होना था, 10 से 11 तक हम लोग अटकलें लगा रहे थे। उसके बाद एक ब्रेक लिया गया। 1 घंटा बातचीत बहुत होती है, लोग थक जाते हैं।
और खासकर जब आपके सामने तथ्य ना हो और आपको कल्पना से और अनुभव से और न जाने क्या क्या से कैसे बोलना पड़ता है। उधर संसद का सत्र शुरू हुआ और इधर टीवी ने उसको लाइव दिखाना शुरू किया और सबके लिए उससे पहले कह दिया गया था भाई चाय पानी कुछ लाइए, और लोग आपसी बातचीत में लग गए जो कि 1 घंटे से नहीं हुई थी। मैं एक टक सुन रहा था और देख रहा था कि हो क्या रहा है। और जब मेरे कान में गृह मंत्री अमित शाह का ये वाक्य कि 370 इन अनुच्छेदों के लिए मान्य नहीं होगा, मैं उछल पड़ा, मेरे मुंह से चीख निकली, भाई वाह। तो सबकी बातचीत रुक गई। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ क्या हुआ। मेरे साथ जो एंकर थी एबीपी न्यूज में, उनका नाम किसी को याद है? रूबिका लियाकत। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा इस रिकॉर्डिंग को रिपीट कीजिए और शाम तक चलाइए। उन्होंने कहा हुआ क्या? मैंने कहा खुद उनके मुंह से सुनिए, 370 नहीं रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मतलब जिसको कहते हैं कि उस समय मैं कहां हूं, समय क्या है, आसपास क्या घट रहा है, कौन बैठा है, कुछ क्षणों के लिए यह दिमाग से बिल्कुल निकल गया। और उस स्थिति में रूबिका लियाकत ने आकर के मुझे गले लगा लिया। तो मुझे लगा कि हाँ, आई एम बैक इन दिस वर्ल्ड। और उनका बोलो क्या हुआ, बैठो पानी पियो, बोलो क्या हुआ। मैंने कहा 370 नहीं हो सकता। मैंने कहा रिकॉर्डिंग सुनो, इसको बोलो अपने कंट्रोल रूम में, क्योंकि और कुछ सुपरफ्लुअस है, डिटेल्स हैं, कोर मैसेज जो है वो आप चलाइए, लूप में चलाइए। और ऐसा किया गया। लोगों को समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा तुमने शायद गलत सुना है, इसका कुछ और अर्थ है, ऐसा हो नहीं सकता। हमने कहा ऐसा ही है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं कि सच में इस देश ने 70 साल इस लानत को ढोया। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि हम लोग बैठे थे नीचे चाय पी रहे थे कि मुझे कोई 4-5 वर्ष पहले बेजवाड़ा बार एसोसिएशन जाने का अवसर मिला। मैंने पिछले कुछ 7-8 सालों में दर्जनों बार एसोसिएशंस के दौरे किए। मैं कहां कहां नहीं गया। मैंने बीजेपी से इतर कई दलों के सांसदों के साथ बैठकर कागज लेकर उदाहरण देकर के उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस पर आम सहमति बननी चाहिए। फिर बार एसोसिएशंस में मैं गया। मैंने कहा देखिए, आप जिस संविधान की शपथ उठाकर अपना लाइसेंस पाते हैं प्रैक्टिस करने का, ये परवर्जन, ये शर्मिंदगी उस संविधान के अंदर है। ये केवल मेरा इशू नहीं है। नहीं तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब शेष भारत के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते, यही होता है और क्या होता है। मैंने कहा नहीं, ये रियल एस्टेट की प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रावधान के कारण यह संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान है। मुझे बताइए कि इस संविधान में ऐसी क्या खराबी है, क्या कमी है कि देश के एक पूरे प्रांत में यह लागू नहीं होता है। और मैं आपको बताता हूं कि जो वहां लागू होता है उस संविधान में क्या क्या नहीं है। वहां फंडामेंटल राइट्स नहीं है। कैन यू इमेजिन, जम्मू कश्मीर के संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स होते
तो हम वहां पर टिके रहते, हम बाहर निष्कासित नहीं कर दिए जाते इतने हिंसक तरीके से। वहां का संविधान वहां की सरकार को अपने नागरिक नए सिरे से परिभाषित करने की एक आजादी देता है, जिसके कारण वहां पर रहने वाले लाखों भारतीय लोकसभा में तो वोट दे सकते थे, लेकिन वहां की पंचायत में चुनाव लड़ना छोड़िए, वोट नहीं दे सकते थे। अपने बच्चों को वहां के राजकीय संस्थानों में पढ़ा नहीं सकते थे, वहां की सरकार में उसके उपक्रमों में नौकरी नहीं कर सकते थे, वहां 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकते थे, मकान नहीं बना सकते थे, दुकान नहीं खरीद सकते, कोई भी अचल संपत्ति नहीं ले सकते थे। ये तो वहां के रहने वाले लाखों लोगों का हाल था, वहां से बाहर रहने वाले लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आरक्षण का लाभ जो पूरे देश में हमारे वंचितों को मिलता था, वो नहीं मिल सकता था। जेंडर इनजस्टिस था, अगर वहां की बेटी राज्य के बाहर किसी से शादी करती थी तो उसके बच्चे उसकी पैतृक संपत्ति को नहीं पा सकते थे। हां, अगर बेटा बाहर शादी करता है, पाकिस्तान से लोग बीवियां लेकर के आए और उनको वहां का नागरिक बनाया, लेकिन भारत की बेटी, वहां पैदा हुई बेटी वंचित कर दी गई। ऐसी ऐसी विकृतियां थी उस संविधान में। और मैंने कहा, आप क्योंकि विधि से, संविधान से, विधायिका से जुड़े हैं, हम लोग कितना भी चिल्ला लें, याचिकाएं डालें सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन इस देश के दर्जन भर बार एसोसिएशन से भी एक कंबाइंड पिटिशन सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि वाई आर वी कैरिंग ऑन दिस शेम, दिस ह्यूमिलिएशन, उस दिन शायद आंखें खुलें। क्योंकि हम लोगों को तो इंटरेस्टेड पार्टी बना लिया गया है कि साहब ये तो इनका कोई आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है या इनको कोई एलर्जी है या कोई सनक है। जब आप कहेंगे कहीं और, तो मैं इंदौर में भी गया, इंदौर में बेंच है एक हाई कोर्ट की, जबलपुर हाई कोर्ट की, वहां पर भी मेरी बात हुई, मेरी बात कानपुर में हुई, मेरी बात लखनऊ, कई बार एसोसिएशंस मैंने जाकर ये सब कहा। केरला में गया, मैं कोच्चि में बार एसोसिएशन के पास गया, मुझे याद पड़ता है, मैं याद कर रहा हूं जैसे जैसे नाम याद आ रहे हैं। गोवा में गया और उन लोगों ने आश्वासन दिए, पता नहीं समय मिल पाता है नहीं मिल पाता है, क्या किया मैंने, फॉलो अप नहीं किया, लेकिन ये थोड़ी सी जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि ये अपने आप में एक पहाड़ जैसे सर के ऊपर, छाती के ऊपर था, जो हट गया। भारत का संविधान वहां लागू नहीं होता था और शुरुआती दिनों में तो सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं था उस राज्य में, भारत के चुनाव आयोग का दखल नहीं था उस राज्य में, लेखा परीक्षक जिसको आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, उसका दखल नहीं था वहां पे। मनमानी होती थी। बाद में नए जो संशोधन हुए संविधान में और फंडामेंटल राइट्स आए, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन आया, राइट टू एजुकेशन आया, ये मूलभूत अधिकारों की सूची में शामिल हुए, वहां नहीं था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया, अगर आपको याद हो, बोफोर्स के चलते जब बहुत बदनामी हुई तत्कालीन राजीव गांधी सरकार की, तो उन्होंने ही टॉस्ड अ सॉप, उन्होंने एक झुंझुना दिया, देखिए अब मैं एक बड़ा कड़ा भ्रष्टाचार निरोधक कानून ला रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। वो सच में कड़ा कानून था, उसके तहत कन्नी मोरी और राजा जैसे, कलमाड़ी जैसे लोग जेल गए, चिदम्बरम को भी जाना पड़ा जेल, कुछ दिन तिहाड़ में रहना पड़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होता था। मानो वहां के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स दूध के धुले हुए थे। ये हालत थी। 100 से ज्यादा ऐसे कानून थे इस देश के, महत्वपूर्ण कानून।
प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू होता था। तो उसका सीधा सीधा परिणाम यह था कि वहां की मस्जिदों के लाउड स्पीकर से पत्थरबाज जुटाए जाते थे अगर कहीं एनकाउंटर हो रहा हो तो। आइए आइए, हिंदुस्तानी फौज, काफिरों की फौज मुजाहिदों को घेरे खड़ी है, आइए अपनी मजहबी जिम्मेदारी निभाइए। वहां के खुतबों में जुमे के रोज जहर उगला जाता था इस देश के खिलाफ, यहां के बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ, और आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए 370 का जाना ये सिर्फ हिस्टोरिक या अनप्रेसिडेंटेड चीज नहीं थी, ये युग प्रवर्तक निर्णय था। एक भारत 5 अगस्त से पहले था और एक भारत 5 अगस्त के बाद आया, क्योंकि ये भारत के नेतृत्व की राजनीतिक इच्छा शक्ति का एक मापदंड बन गया कि आप में वो साहस है क्या जिसके बारे में बार बार चेतावनी दी जाती है कि इसको छुओगे तो सिर्फ हाथ नहीं पूरा जिस्म जल जाएगा। ऐसा कहा था महबूबा मुफ्ती ने, ये उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। खून की नदियां बहेंगी, पूरा देश में आग लग जाएगी, ऐसा कहा जाता था। और लोग इन घुड़कियों में आ जाते थे, आते रहे आते रहे। तो अपने आप में 370 एक वाटरशेड इवेंट था, और यू कैन नॉट एग्जैजरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। मतलब ये किसी भी दृष्टि से अगर आप चाहें भी तो इसके विषय में अतिशयोक्ति नहीं कर सकते। ये एक ऐसी अभूतपूर्व और युग प्रवर्तक घटना थी, निर्णय था, इसमें कोई शक नहीं है। और यह निर्णय एक युद्ध का ऐलान था, एक युद्ध की घोषणा थी, साफ साफ। मैं अगर आपको बताऊं कि देखिए उसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ तो आपको समझ आएगा कि यह क्या था। 5 अगस्त को हमारी लोकसभा में यह प्रस्तुत किया गया, पूरा दिन बहस चली, लोकसभा ने इसके तहत जितने भी प्रस्ताव थे पारित किए। 6 अगस्त को हमारी राज्यसभा में बहस चली, पारित हुआ, और 6 अगस्त की शाम को हमारे राष्ट्रपति ने उस पर अपनी मोहर लगाई। 6 अगस्त को ही पाकिस्तान ने भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को बुलाया और कहा, यू आर पर्सोना नॉन ग्राटा, अब आपकी इस देश में जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। फिर 7 अगस्त को फिर बुलाया, उनको लगा कि शायद ये काफी नहीं है, और कहा, यू आर एक्सपेल्ड एंड यू हैव ओनली 24 आवर्स। कि इस देश ने, इसे ठीक कर दीजिए, मुझे नहीं याद पड़ता कि इस देश ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को कभी भारत से रवाना किया हो। इस देश पर पाकिस्तान ने कारगिल थोपा था, इस देश की संसद पर पाकिस्तान ने हमला किया था, इस देश की महानगरी मुंबई पर निरपराध निर्दोष औरतों और बच्चों को मौत के घाट उतारा था। 250 थे जो मारे गए। इस देश पर उरी किया गया, इस देश पर पुलवामा किया गया। मैं बीच में उन बड़े बड़े हादसों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं जब रेलों को बमों से उड़ाया गया, जब काशी विश्वनाथ में संकट मोचन मंदिर को बमों का निशाना बनाया गया, जब अयोध्या पर हमला किया गया। आई विल होल्ड दिस, थैंक यू।
मैं उन सब की बात ही नहीं कर रहा हूं जब 32 साल पहले कश्मीर से लाखों हिंदुओं को अपनी जड़ों से उखाड़कर हिंसा और बर्बरता के साथ निष्कासित किया गया। इस देश में खालिस्तान जैसे अभियान को शह दी गई। मैं इन सब की, मुझे दशकों तक याद नहीं पड़ता ऐसा कोई उदाहरण जब भारत ने पाकिस्तान के राजदूत को इस तरह धक्के मार के निकाला हो। और हमने क्या किया था? हमारी संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक तय प्रक्रिया के तहत खुली बहस करके वोट कराकर अपने संविधान में कुछ संशोधन किए थे। केवल इतना किया था हमने, और पाकिस्तान ने यह किया। और चीन ने क्या किया? 7 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति ने मुहर लगाई थी। 13 अगस्त चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल में हाजिर हो गया कि हमें इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए। चाइना इज वन ऑफ द P5 कंट्रीज, जो 5 वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं, उनमें से एक चीन है। तो बाकी 4 स्थायी सदस्यों ने, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने चीन को साफ साफ कह दिया कि यह हमारे विचार योग्य मुद्दा नहीं है। साफ साफ कह दिया। चीन ने आग्रह किया कि हम बंद दरवाजे पर इस पर औपचारिक चर्चा कर लेते हैं। उस औपचारिक चर्चा का भी यही जवाब निकला कि घर जाइए, यह हमारे विचारणीय मुद्दा नहीं है। चीन उस पर भी नहीं माना। दिसंबर आते आते यह 2 बार फिर सिक्योरिटी काउंसिल गए। मुझे नहीं याद पड़ता कि भारत चीन को लेकर सिक्योरिटी काउंसिल कभी गया हो, कभी गया हो। हमारी भूमि पर उसका कब्जा है। गलवान में हमारे 20 सैनिक मारे गए। डोकलाम में वो घुस आया था। जब शी जिनपिंग पहली यात्रा पर थे भारत की, मोदी जी उन्हें साबरमती में गुजरात का रिवर फ्रंट दिखा रहे थे, तो चुमार में उनकी सेना घुस आई थी। मजाल है कि हमने उनसे भी शिकायत की हो कि तुम्हारी सेना हमारी भूमि पर क्या कर रही है। हमने इनके बहुत नखरे उठाए हैं, बहुत सताए गए हैं। हमारे पास काफी कारण हैं, लेकिन चीन, जिसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, अपने क्लाइंट स्टेट पाकिस्तान के आग्रह पर वो ये सब करता रहा। तो आप अंदाजा लगाइए कि अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में किनकी तरफ से बैटिंग कर रहा था, किनके हित साध रहा था, किनको मदद पहुंचा रहा था। और ये सब हमने 70 साल होने दिया। हम लोग पागल नहीं थे जो जा जाकर लोगों से कह रहे थे कि भैया इसको देखो, ये हमें अंदर से खोखला कर रहा है। लोग सोचते थे कि इनको सनक चढ़ी हुई है, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ये प्रतिक्रिया हुई। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आई कैन नॉट एग्जैजरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स रिपील फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज इनक्रेडिबल मोमेंट फॉर समवन लाइक मी। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर लाइफ टू दोज हु थॉट थ्रू दिस प्रोसेस, जिन्होंने इसको ध्यान से देखा और बहुत मेटिकुलसली, बहुत सूझबूझ के साथ, बुद्धिमता के साथ। टेक्निकली मैं आपको बताऊं, 370 हमारे संविधान में अभी है, निकाला नहीं गया है, लेकिन वो हमारे संविधान में रह करके सिर्फ एक बात कहता है
कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, बस। क्योंकि टेक्निकली उसी संविधान, उसी प्रावधान में, उसी अनुच्छेद में उसको हटाने के जो प्रावधान हैं वो ऐसे थे कि उसमें बहुत दिक्कत थी, आप उसको हटा नहीं सकते थे। उसको हटाने का एक प्रावधान यह था कि कश्मीर की संविधान सभा से उसकी अनुमति ली जाए। संविधान सभा 1957 में निरस्त हो गई थी अपना संविधान बनाकर। जम्मू कश्मीर राज्य ने जब अपना संविधान बना लिया, अपना काम पूरा कर लिया, तो संविधान सभा भंग हो गई। अब वो संविधान सभा कहां से लाएं जिससे जा करके कहें कि भैया इसको हटाने देते हो कि नहीं। तो फिर ये शायद ये सोचना पड़ेगा कि वहां की विधानसभा को संविधान सभा का उत्तराधिकारी मानकर उनसे ये मनवा लिया जाए। क्यों करेगी वो विधानसभा ऐसा? वहां आपके पास ऐसी संख्या है क्या? तो ऐसी बहुत सी पेचीदगियां थीं, लेकिन कुछ रास्ते थे, और उनमें से एक रास्ता यह था कि जो 370 में मैकेनिज्म्स हैं उसके तहत बहुत सारी चीजें कश्मीर पे लागू होती। कश्मीर को स्वायत्तता देने वाले अधिकार उस मैकेनिज्म से जाते हैं। कुछ जाते हैं तो कुछ आते भी हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं था, तो कुछ वर्षों बाद वो दखल कर दिया गया उसी मैकेनिज्म से। चुनाव आयोग का दखल नहीं था, तो कुछ वर्षों बाद वो भी कर दिया गया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का भी दखल किया गया। वहां के चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, उस एनॉमली को भी ठीक किया गया। इस देश में 2 प्राइम मिनिस्टर थे, 2, 4, 5, 7 साल नहीं, 1968 तक 20 साल से ज्यादा इस देश में 2 प्राइम मिनिस्टर रहे। उसको भी दुरुस्त किया गया। लेकिन यह सब टिंकरिंग थी। इसको आप सतह पर थोड़ा बहुत खुरचना, थोड़ा बहुत मिटाना, थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं कि अगर बहुत बड़ी फुंसी हो तो उस पर थोड़ा लाली पाउडर लगा के उसको दबाना, यह सब था। आपने नए परिभाषा गढ़ ली है नागरिकता की, वो कैसे जाएगा? आपका अपना संविधान है, भारत का संविधान लागू नहीं होता, वो कैसे जाएगा? भारत की संसद के पास अधिकार नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए कोई कानून बना सके। केवल एकमात्र ऐसा राज्य था। भारत की संसद जो भी कानून बनाती थी उसमें एक लाइन आती थी, एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारत की संसद हमारी सर्वोच्च सार्वभौम संस्था है, वो हमारी सॉवरेनिटी की पराकाष्ठा है। उसका देश के चप्पे चप्पे पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कश्मीर के विषय में कानून का अधिकार नहीं था। तो किस मुंह से हम कहते थे कि यह हमारा अटूट अंग है, अविभाज्य अंग है, अभिन्न अंग है? इतनी सारी भिन्नताएं तो डाली हुई थी। तो इन सबको ठीक करना था, और यह तरीका निकाला गया कि वो जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का यूज करते हुए जो अपवाद अभी तक डाले गए हैं कश्मीर के विषय में, जो नाजायज रियायतें अभी तक, जो अधिकार दिया है कि आप अपनी नागरिकता परिभाषित कीजिए, वो 35A के माध्यम से गया, उन सबको उसी मैकेनिज्म से वापस लाया जाए। तो वो रेजोल्यूशन पास किया गया कि आज तक भारत की संविधान से इतर जो भी नीतियां, जो भी विधायिका, जो भी निर्णय किए गए हैं, उन्हें रिवर्स किया जाता है। वहां के संविधान को, जो कि 370 के माध्यम से ही वहां बनाने की इजाजत दी गई, अनुमति दी गई, वापस ली जाती है। ये सब किया गया। तो ये जो विकृतियां जिस तरीके से गई थीं उनको रिवर्स किया गया, और बाद में इस कानून के उन प्रावधानों को नष्ट किया गया कि फ्यूचर में इनका दुरुपयोग ना हो जाए। उस रास्ते को फिर बंद किया गया जिस रास्ते से शब आया जाया करता था।
और सिर्फ एक खोल बचा रह गया जिसमें यह लिखा था कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। तो कोई कहे आपने 370 हमसे बिना पूछे हटाया कैसे, तो जवाब है कि हटाया तो है नहीं, ये तो वहीं का वहीं है। तो फिर ये सब कैसे किया? ये सब वैसे ही किया जैसे हो रहा था 70 साल से। उसमें बताइए हमने गलती कहां की? ऐसे ही तो किया था ना आपने, ये भी ऐसे किया था, वो भी ऐसे किया था, वो भी ऐसे किया था, और वैसे ही हमने ये वो कर दिया। फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस विषय में क्या निर्णय लेता है। अपने आप में ये एक, मैं बार बार दोहराता हूं, युद्ध की घोषणा से कम नहीं था, क्योंकि 370 कश्मीर में जिहाद का पोषक था। यह एक बीज के रूप में हमारे संविधान में आया 25 नवंबर 1949 को, और संविधान के साथ लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, और वटवृक्ष बन गया था। किसी में छूने की हिम्मत नहीं थी इसको, रियायतों पे रियायतें दी जाती थी इसके तहत। और इस वटवृक्ष के नीचे उससे लिपटती हुई कई विष बेलें चढ़ी। इसके पीछे मानसिकता क्या थी मैं आपको बताता हूं। आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, किस आधार पर हुआ? कि हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि यह बात कही नहीं गई, बल्कि कही गई कई बार, लेकिन यह फॉर्मल आर्गुमेंट्स का हिस्सा नहीं थी कि हम यहां 800 साल हुक्मरान रहे हैं। क्योंकि कोई उनसे पूछे कि एक साथ नहीं रह सकते, भाई 700-800 साल से तो रह ही रहे हैं। अकबर के अंदर भी रहे थे, औरंगजेब के तहत भी रहे थे, यहां निजाम के तहत भी रहे थे, रह तो रहे थे। अब कैसे कह रहे हैं नहीं रह सकते? तो नहीं साहब, तब हम हुक्मरान होकर रहते थे। अब ये जो तुम्हारा लोकतंत्र आएगा, तुम्हारा संविधान आएगा, तुम्हारे बहुमत की सरकार आएगी, वो तो हिंदुओं की होगी, इसलिए नहीं रह सकते। दिस वॉज बिटवीन द टेक्स्ट। नहीं रह सकते जी। आप हाकिम और हम महकूम नहीं रह सकते। होती होगी आपकी डेमोक्रेसी, नहीं रह सकते। ठीक है साहब। और इसके जवाब में जब ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि हमें पाकिस्तान चाहिए 1940 में लाहौर में, तब जिन्ना ने ये कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, इसके हाथ में मुसलमानों का हित सुरक्षित नहीं है। तो फौरन कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बना दिया। कहा देखो अब तो हमारा अध्यक्ष भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान पार्टी हो गए। अरे भाई, ये कहना चाहिए था मुस्लिम लीग को कि आप मुसलमानों की पार्टी हो, आप एक सांप्रदायिक पार्टी हो, आप हिंदुओं और मुसलमानों में लड़ाई करवाकर अपने सत्ता के लिए इस देश को तोड़ना चाहते हो। यू आर बिगेट्स, यू आर कम्युनल बिगेट्स एंड यू हेट हिंदूज, विच इज वाई यू डू दिस। ये कहने की जगह कहा देखो भैया, अब हमारा भी अध्यक्ष मुसलमान है, हम भी मुसलमान हो गए। आप तो हमको हिंदू हिंदू कहते थे, हम हिंदू कहां हैं? इस पर मोहम्मद अली जिन्ना के, एंड इट इज हिज वर्ड, दीज आर हिज वर्ड्स, दीज आर शो बॉयज ऑफ कांग्रेस, ये उनके शब्द हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, आसफ अली, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये कांग्रेस में कुछ मुसलमान चेहरे थे। तो उन्होंने कहा दीज आर द शो बॉयज ऑफ कांग्रेस, ये दिखाने के दांत हैं, असली ताकत तो नेहरू गांधी के हाथ में है। और ये मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं अपना अध्यक्ष मौलाना आजाद को चुन के, ये दिखाने के दांत हैं, ये शो बॉयज। तो अब कांग्रेस ने इस डिबेट को एक स्तर और ऊपर ले गए या नीचे ले गए, ये आप तय करेंगे। उन्होंने कहा देखो जी, हमारा अध्यक्ष तो
शेरवानी पहनता है, तुर्की टोपी लगाता है, और इनका मुसलमान अध्यक्ष जिन्ना जो है वो तो यूरोपियन सूट पहनता है। कौन ज्यादा मुसलमान दिखता है? हमारा मौलाना आजाद तो मक्का में पैदा हुआ है, अरबी बोलता है, उसको कुरान कंठस्थ है, वो हाफिज है। इस जिन्ना से तो उर्दू भी ढंग से नहीं बोली जाती। ये शराब पीता है, ये खंजीर खाता है, ये पोर्क बड़े शौक से खाता है। इसका और हमारे मुसलमान अध्यक्ष का क्या मुकाबला? डिबेट यहां पहुंच गई। एक वक्त ऐसा आया कि जिन्ना ने कहा कि मुझे इस देश के हिंदुओं पर तरस आता है कि उनकी भविष्य किन नेताओं के हाथ में। सच में, मतलब इन हिज इंटीमेट कॉन्वर्सेशन ने कहा कि ये क्या लोग हैं। और ये पाखंड जानते हैं कैसे चला? आमतौर पे कांग्रेस का अध्यक्ष 1 साल के लिए चुना जाता था। खुद गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में, तो 1 साल अध्यक्ष रहे 1925 तक, बस। उसके बाद कभी अध्यक्ष नहीं बने। 1 साल का टेन्योर होता था। बहुत हुआ, आप चाहते हो या संगठन चाहता हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरा साल मिल गया। आप चाहते हो और संगठन के कुछ नेता ना चाहते हो, चुनाव हो गया तो आपको दूसरी टर्म जीत ली आपने, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जीती थी। ये अपवाद थे, लेकिन ये अपवाद थे। मौलाना आजाद 40 में अध्यक्ष बने, 46 तक अध्यक्ष रहे, 7 साल लगातार। क्योंकि वो दौर आजादी के आंदोलन का दौर नहीं था। अगर माफ कीजिएगा आपको ये पढ़ाया जाता हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी चीज शुरू हुई, 15 दिन में टाई टाई फिस हो गई थी। और वो जानते हैं क्यों लॉन्च करनी पड़ी गांधी जी को ताबड़तोड़? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू कर दिया था बर्मा में। लाइन लगाकर बाहर निकाल दिया था, अंडमान्स में तिरंगा फहरा दिया गया था। और आजाद हिंद फौज की एक भारत की पहली आजाद सरकार सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित कर ली गई थी, जिसको 8 देशों ने मान्यता दी थी। तो इन लोगों से, कांग्रेसियों से लोग पूछने लगे कि भाई देखो, वो तो मोर्चे पे डटा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो? तब इन्होंने बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी, एक क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, जिसको 15 दिन भी नहीं लगे खत्म होने में। आज हमें उसके विषय में खूब पढ़ाया बताया जाता है और सुभाष बोस के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। वो दौर आजादी की आंदोलन का दौर नहीं था, वो भारत के विभाजन के आंदोलन का दौर था, पार्टीशन के कैंपेन का दौर था। और क्योंकि वो पार्टीशन के कैंपेन का दौर था और कांग्रेस को यह पाखंड करना था कि वो मुसलमानों की उतनी बड़ी हिमायती है जितनी कि मुस्लिम लीग और जिन्ना, तो मुसलमान अध्यक्ष बना रहना जरूरी था। और जब यह तय हो गया कि इनका पाखंड नहीं चला, विभाजन होगा ही होगा, तो मौलाना आजाद से कहा गया भैया आ जाओ, तुम्हारा रोल खत्म। यह नाटक हुआ था। बहुत धक्का लगा होगा गांधी जी को, नेहरू जी को, कि हमारा सेक्युलरिज्म इस देश के मुसलमान पहचान नहीं पाए, हम पर यकीन नहीं कर पाए। यह तो निजाम का क्षेत्र था, इसकी बगल में मद्रास प्रेसिडेंसी थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में करीब 22 मुस्लिम इलेक्टोरेट सीटें थीं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बनाया यूपी बिहार के मुसलमान ने, उन्हें जरा गौर करना चाहिए। इस मद्रास प्रेसिडेंसी में 22 मुसलमान सीटें थीं। मुस्लिम लीग भी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी। स्कोर जानते हैं क्या रहा? कांग्रेस 0, मुस्लिम लीग 22।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 28 सीटें थीं, स्कोर क्या रहा? मुस्लिम लीग 28, कांग्रेस 0। मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई बाईकुला से जीते चुनाव। 95% सीट्स जो मुस्लिम इलेक्टोरेट्स की थीं, मुस्लिम लीग जीती। इनका पाखंड नहीं रुका। इनको लगा कि देश के मुसलमान ने हमें पहचानने से मना कर दिया है। पार्टीशन हुआ और वो इस देश की नहीं, पूरी दुनिया में, मानवता के इतिहास में इतनी बड़ी त्रासद घटना कभी नहीं हुई। उस दशक में, 40 के दशक में 3 सबसे बड़ी ट्रैजिक घटनाएं हुई, त्रासदी हुई। एक थी द्वितीय विश्व युद्ध। ये वाकई एक विश्व युद्ध था। दुनिया के सभी महाद्वीपों में लड़ा गया, एशिया में लड़ा गया, अफ्रीका में लड़ा गया, यूरोप में तो खैर उसका केंद्र था, इवन अमेरिका में लड़ा गया। पूरी दुनिया की फौजों ने, कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, जापान से लेके रशिया और मोरक्को के प्लेन्स में टैंक दौड़े। इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, हजारों लाखों नहीं, करोड़ों। एक एक देश में, रूस में करोड़ों मारे गए। एक शहर लंदन खंडहर बना दिया गया, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं, तबाह हो गई थी दुनिया। दूसरी बड़ी त्रासदी हुई, यह युद्ध 7-8 साल चला। 1939 में शुरू हुआ, 1945 तक चला। दूसरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई द जूइश होलोकॉस्ट, यहूदियों का संहार। मानवता के इतिहास में ऐसा माना जाता है, और खासकर एक पहचान को केवल उसकी आस्था के आधार पर इतनी निर्ममता से उसका समूल नाश करने की कोशिश की जाए, मतलब उनको भूखा रखा जाए, उनको बिना दवा इलाज के रखा जाए, उनसे 24 में से 18 घंटे काम कराया जाए, अगर वो थक जाएं, बेहोश हो जाएं तो उन्हें मार दिया जाए, उनकी हड्डियों से बटन बनाए जाए, उनके शरीर से साबुन निकाला जाए, औरतों और बच्चों को गैस चेंबर्स में गला घोंटकर मार दिया जाए। और कुछ 2-4 हजार, 10-20 हजार, लाख, 2 लाख नहीं, 30-40 लाख, चाहे वो बूढ़े हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, निर्ममता के साथ निहत्थे लोगों को जानवरों की तरह बाड़ों में रखा जाए और एक एक करके गैस चेंबर्स में, बॉयलर्स में, फर्नेसेस में। हृदय विदारक था। यह हुआ। और तीसरा था भारत का विभाजन। दुनिया ने इतने कम समय में, साल भर से कम का समय, जूइश होलोकॉस्ट को तो फिर भी 8-10 साल हुए चलते हुए, साल भर के समय में इतनी बड़ी संख्या के अंदर इतनी हिंसा के साथ लोगों को अपने घरों और जड़ों से उखाड़ कर दरबदर होते नहीं देखा था। करीब 25-30 लाख लोग मारे गए।
अगर आप एक छोटा मोटा औसत भी निकालें तो 25 से 30 हजार लोग रोज मारे जाते रहे। कितने? 25 से 30 हजार लोग, किसी बीमारी या महामारी से नहीं, किसी बाढ़ या भूकंप से नहीं, हिंसा से। आप सोच सकते हैं, इस देश ने यह देखा, यह रक्तरंजित काल था, भीषण काल था। एक दिन ऐसी घटना हो जाए तो लोग पीढ़ियों तक याद रखते हैं। ये 20, 25, 30 हजार लोग ऑन एन एवरेज, औसतन रोज मार दिए जाएं, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ। ये झेला इस देश ने, जिसके बारे में जिन्ना कह रहा था कि ये कैसे लोग हैं। मैं तो मुसलमानों के लिए सोच रहा हूं, ये किसके लिए सोच रहे हैं? और यहां के हिंदुओं के लिए कौन सोच रहा है? लेकिन ये दो शख्स, ये जो वहां जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, कभी किसी और समय बताऊंगा कि हमारा स्वाधीनता संग्राम और उसके बारे में बताया गया इतिहास कितना बड़ा पाखंड है। आज का विषय बहुत बड़ा विषयांतर हो जाएगा। तो ये मान लिया गया कि हमें मुसलमानों का विश्वास जीतना है, दिल जीतना है। वो हमें समझने में शायद असफल रहे हैं, और वो हमारी कमी रही होगी कि हम उन्हें समझा नहीं पाए। तो हमें प्रयास करते रहना है। और फिर जब महाराजा हरि सिंह के सौजन्य से जम्मू कश्मीर राज्य जैसा प्रदेश भारत में आया, जिसकी अधिकांश जनसंख्या मुसलमान थी, तो उनको लगा कि ये तो एक जबरदस्त लेबोरेटरी है। इसके माध्यम से हम ना सिर्फ दुनिया को बल्कि अपने देश में जो मुसलमानों को हमने रोक लिया है, इनको बता पाएंगे कि देखिए हमारी आपके प्रति कितनी सदाशयता थी। तो जो संविधान सर्वसम्मति से बनाया गया, ऐसा संविधान जिसमें यहां के बहुसंख्यकों को वो अधिकार नहीं मिले जो यहां के अल्पसंख्यकों को मिलते थे, जो दुनिया का सबसे लिबरल एंड फ्रीडम गिविंग डॉक्यूमेंट है टू अ फॉल्ट, ऐसा संविधान जब वहां के लोगों ने नहीं, वहां के नेता ने कहा, शेख अब्दुल्ला ने, कि ना मुझे नहीं चाहिए। तुमने कहा ठीक है, हम नहीं लागू करेंगे। उससे किसी ने यह नहीं पूछा हमें बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें बताइए, तो अगर प्रॉब्लम है तो हम उसे निकालेंगे। इंसिडेंटली ये वो शेख अब्दुल्ला है जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य था। 25 नवंबर को उसके भी हस्ताक्षर हैं उस संविधान को एक्सेप्ट करने वाले। Try and understand, he is signatory to that original document of Indian Constitution which was approved unanimously. कोई उसमें डिसेंट वोट नहीं था, क्योंकि यह तय किया गया था कि यह संविधान वोटिंग करके नहीं बनेगा, बहुमत करके पास नहीं होगा, यह सर्वसम्मति से बनेगा। तो लोगों को समझाकर बुझाकर लंबी लंबी बहसें करके, हाथ पांव जोड़कर, उनकी बात मानकर, अपनी बात काटकर यह बनाया गया था। तो ऐसे संविधान में जिसमें खुद शेख अब्दुल्ला और उसके 3 साथियों ने, उसके अपने 3 साथियों ने, 4 साथियों ने कश्मीर से वो नुमाइंदगी कर रहे थे कश्मीर की, उनके हस्ताक्षर हैं, और उन्होंने वो संविधान कश्मीर में लागू करने से मना किया। ये विडंबना देखिए, उन्होंने मना कर दिया या नहीं चाहा समझ में आता है, हमने कहा ठीक है आप अपना बनाइए। और उसके लिए 370 जैसी चीज लाई गई। और जब 370 जैसी चीज लाई गई, क्योंकि वहां पर डिसेंट वोट की गुंजाइश नहीं थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी and who was the first law minister of India, in his capacity as law minister and in his capacity as chairman of the drafting committee, he never missed even a single session of constituent assembly. लेकिन जिस सेशन में 370 लिया गया संविधान के अंदर, उस सत्र का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कार किया। सच में उनकी स्मृति को नमन करता हूं, वो दूर तक देख सकते थे। ये रियायतें क्यों दे रहे थे हम? संविधान सभा को ये पोल पट्टी पढ़ाई गई कि देखो कश्मीर युद्धग्रस्त है,
वो 38-40% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ के पाले में है, 10 चीज़ें होनी हैं, 10 चीज़ें हो रही हैं, जब ये सब सेटल हो जाएगा इसको हटा देंगे। ये एक टेम्पररी प्रोविजन है, कृपया मान जाइए, टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट प्रोविजन है। ये चैप्टर 21 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उस सदाशयता में चलो नेहरू जी की जिद है, पटेल जी उनके बिहाफ पर कह रहे हैं, मान जाते हैं। ये बाकी की विकृतियां बाद में आई कि अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अब हम अपनी सिटीजनशिप रीडिफाइन करेंगे, अब हम अपना झंडा लाएंगे, अब हम चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, ये बाद में आती हैं चीजें। और आप ये कंसेशंस दे रहे हैं, आप ये अपवाद सिद्ध कर रहे हैं, आप नई नई विकृतियां आने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिल जीतना है। ये दिल जीतने की बीमारी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। सबका विश्वास चाहिए, ये उस विकृति का हिसाब। और उसके तहत ये सब हुआ। ऐसा मान लिया गया कि हम अपनी माइनॉरिटीज को कैसे रखते हैं, कितने अधिकार देते हैं, कितनी प्रिविलेजेस देते हैं, कितनी रियायतें देते हैं, कितनी असंगतियां उनकी झोली में डाल देते हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको रिझाने के लिए, ये जतलाने के लिए कि हम कितने सेक्युलर हैं, कितना बड़ा दिल है हमारा। हम ये सब करते चले गए। मैं आज भी जानना चाहता हूं, जब हम अपवाद सिद्ध करते हैं, रियायतें देते हैं, आज तो क्यों देते हैं? चलिए, तब तो हम मान सकते थे कि ये एक थ्योरी है। ये एक थ्योरी है कि जब आप किसी के लिए इतना उदार बड़ा दिल रखते हैं तो शायद वो अनुग्रहित हो, वो इस एहसान के बोझ में दब जाए और कहे कि आप तो प्रभु का साक्षात स्वरूप है मेरे सामने, मुझसे भी कुछ मांग लीजिए, मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो देखता है कि जब पाखंड है तो इस मूर्खता से कुछ और निचोड़ लिया जाए, कुछ और मांग लिया जाए। और क्योंकि जम्मू कश्मीर उनकी रजामंदी से नहीं आया था, उनको पता है कि ये मजबूरी में हमको आना पड़ा क्योंकि महाराजा ने दिया है साइन करके, तो अब इसको अलग कैसे करें। पहले स्वायत्तता के नाम पर, फिर और कंसेशंस के नाम पर, फिर इमेजिनरी ग्रीवेंसेस के नाम पर, फिर 10 तरीके के आरोप लगाकर आप और कुछ और दीजिए कहते कहते आप यहां तक पहुंचे कि 1990 में आपने वहां पर रहने वाले थोड़े बहुत हिंदुओं को, जो अनुपात में 5% नहीं थे, वहां पर जिहाद, एक हिंसक जिहाद फैला करके निकाल बाहर किया। यह था उनका अनुग्रह मानना आपकी उदारवादी नीतियों का। लेकिन हम आज भी उदार हुए जा रहे हैं। हम सीखते नहीं हैं अनुभव से कि इस उदारता को मूर्खता समझा जाता है, लेकिन यह उदारता निभाई गई। कहा गया, देखिए, दुनिया से कहते थे, देखिए हमको जरा सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दीजिए ना। आप लोगों ने हमारा मुल्क बांट दिया। पाकिस्तान के मुसलमानों को पता कर चलना चाहिए कि अगर वो साथ में होते तो देखिए हम कितनी रियायतें देते। कश्मीर में देखिए हमने कितना बड़ा दिल दिखाया है। अरे आपने क्या किया है जानते हैं? पाकिस्तान का मुसलमान या पाकिस्तान मांगने वाला मुसलमान तो ये कह रहा था ना कि मैं इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के पंथ निरपेक्ष संविधान में, इस देश की संसद, चुनी हुई पॉपुलर संसद में, इस देश की डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखता क्योंकि ये हिंदुओं की है। यही कह रहा था ना वो। तो कश्मीर का नेता भी तो वही कह रहा है, फिर उसे दे देते। पाकिस्तान क्यों बन? तब तो आप कह रहे थे कि नहीं, अब आप दे रहे हैं। और आप किस उम्मीद में दे रहे हैं कि पाकिस्तान कहेगा अरे अरे अगर आप ऐसा देना चाहते हैं तो चलो बंद करो, बंटवारा शटवारा, वापस आ जाते हैं। तो क्या मूर्खता है। आप उसकी पृथकतावाद, उसके अलगाव को
उसकी घृणा को, आपके प्रति उसके अंदर जो विश है उसकी लीडरशिप में, उसके वर्ल्ड व्यू में आपके प्रति जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ठीक है, मेरा संविधान निकृष्ट है, आप उत्कृष्ट हैं, आप अपना हिसाब किताब अपने आप चलाइए। तो जो हिसाब किताब पाकिस्तान बनाकर वो अपना चला रहे थे, आपने देश, आजाद देश की भूमि पर एक पाकिस्तान बना दिया जम्मू कश्मीर में। यही किया ना। पाकिस्तान में तो आपने बॉर्डर खींच के उनको अपना संविधान, अपनी संसद दे दिया। यहां बॉर्डर नहीं खींचा, बाकी सब कुछ किया। तो देश की भूमि पर एक आपने पाकिस्तान बनाया और उसका नतीजा ये दिया उन्होंने, सिला ये दिया, एक बहुमत होने के बावजूद, वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, आपने उसको मुस्लिम स्टेट बना दिया। वहां केवल मुसलमान का बहुमत था, आपने उसको इस्लाम के वर्चस्व का स्थान बना दिया। और इसके लिए आपने तरह तरह के बहाने और सिद्धांत गढ़े। और जब ये किया तो 70 साल इसके तहत जो एक व्यवस्था पनपी, वो बहुत गहरे तक चली गई। मैं आपको एक उदाहरण दूं। 1991 में जब हमारा निष्कासन हुए, अभी साल भर भी नहीं हुआ था, चंद्रशेखर जी की सरकार थी, कुछ 4 महीने वो प्रधानमंत्री रहे। जम्मू कश्मीर में कोई 2,500 सरकारी कर्मचारियों में, जिनमें सभी लेवल्स के थे, क्लास 4 से लेकर टॉप ब्यूरोक्रेट्स तक, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल, कोई 3,500 कर्मचारियों ने एक याचिका लिखी संयुक्त राष्ट्र संघ को, उसमें अपना नाम भी डाला, हस्ताक्षर भी किए कि भारत का कश्मीर पर अवैध कब्जा है, यहां जनमत संग्रह कराया जाए। सरकारी कर्मचारियों ने। हिमाकत देखिए। तो सरकार ने कहा भाई ऐसे तो सबको कैसे निकाल दें, फिर सरकार कौन चलाएगा। सोचिए आप, ऐसे लोगों से सरकार चल रही थी। तो क्या करें, तो ऐसा करते हैं, कुछ 5-6 जो सरगना हैं इनके, उनका उदाहरण बनाने के लिए उनको नौकरी से निकाल देते हैं। चलिए, बहुत हिम्मत की बात की चंद्रशेखर ने कम से कम। तो उन्होंने 6 लोगों को जो सरगना टाइप थे, जिन्होंने ये सारा इवेंट ड्राइव किया था, मोबिलाइज किया था, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये लोग भी किसी अदालत में नहीं गए, कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं किया। 2008 में इन 6 के 6 लोगों को किसी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं हुआ था, इनको वापस नौकरी में लिया गया और 1991 से 2008 के सारे अरियर्स पे किए गए विद इंटरेस्ट, सारे इंक्रीमेंट्स दिए गए, सारी पदोन्नतियां दी गई, इनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स रेस्टोर किए गए, इनसे माफी मांगी गई। नहीं, मैं देखिए, ये जम्मू कश्मीर राज्य के सरकार के कर्मचारी थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य की कर्मचारी, अब जब चंद्रशेखर थे तब तो केंद्र शासित प्रदेश था वो, मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं था तब, गवर्नर का शासन था वहां पर। तो गवर्नर के माध्यम से केंद्र सरकार ने इनको बर्खास्त किया था। 2008 में वहां शासन था गुलाम नबी आजाद का। आजकल वो कांग्रेस में बड़े तेवर वाले नेता माने जाते हैं, और राज्यसभा में उनकी विदाई पर आप जानते हैं क्या हुआ था। तो ये वापस लिया गया इनको। ये पकड़ है जिहाद की कश्मीर में।
वहां के मीडिया पर, वहां की एकेडेमिया पर, वहां की पुलिस पर, वहां की लोअर जुडिशरी पर, सर मजिस्ट्रेट देखता तक नहीं है कि नाम किसके हैं, उसके खिलाफ जुर्म क्या है, बेल दे देता है। और हर बार प्रोसिक्यूशन को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ता है वो बेल कैंसिल कराने के लिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट कहता है भैया मैंने यहां रहना है, मुझसे एक्सपेक्ट मत करो। वो उसका बहाना है, बेसिकली मिली भगत है। अब्दुल कयूम वहां की बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने उस बार एसोसिएशन को डीरिकॉग्नाइज कर रखा है। वो बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। वो हाई कोर्ट में एक जज के सामने जब जज उनसे कहता है कि बिहेव योरसेल्फ, वो भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रहा था, उसको भला बुरा कह रहा था, तो जज ने कहा माइंड योर लैंग्वेज सीनियर काउंसिल, योर लाइसेंस टू प्रैक्टिस इज अंडर द ओथ ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह डिस्पैरेज नहीं कर सकते। तो अब्दुल कयूम ने मुंह पर उस जज से कहा था, आई डेयर यू टू डू योर वर्स्ट, क्या कर लोगे मेरा? और वो जज चुप मुंह करके बैठ गया था। ये वहां की बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है, और वकील किसी भी समाज के एलीट माने जाते हैं, कॉन्शियंस कीपर्स माने जाते हैं। ये घुसपैठ है, वो हुर्रियत के केसेस लड़ता है, वो अपने आप को हुर्रियत का कहता है, और उसको वहां के सारे वकील मिलकर चुनते हैं। कश्मीर की बार एसोसिएशन वहां के हाई कोर्ट जजेस चलाते हैं, एकमात्र बार एसोसिएशन है देश में। तो ये वहां की एजुकेशन सिस्टम में, बुरहान वानी का बाप हेडमास्टर था, उसने अपने दोनों बेटों को जिहाद में भेजा। जो अपने दोनों बेटों को जिहाद में भेजेगा, उसने बाकी पीढ़ियों को क्या पढ़ाया होगा? सैकड़ों हजारों बच्चों को। वहां के मीडिया में, वहां की होटल ओनर्स एसोसिएशन, शिकारावालाज एसोसिएशन, हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, एक एक जगह शिकंजा है। 370 का हटना एक घोषणा थी, पहला स्टेप था। उसे आखिरी स्टेप मान लेना एक बहुत 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 बड़ी भूल होगी, क्योंकि उसकी छत्र छाया में जो जिहाद पनपा है, आपने उसको बीन बीन कर निकालना है। आपको चुन चुनकर उस व्यवस्था के अंदर भीतर घुसे हुए विषधरों को निकालना है। यह काम 2.5 साल हो गए, अभी शुरू होना बाकी है, अभी शुरू होना बाकी है। इस व्यवस्था में महबूबा मुफ्ती वाली गठबंधन सरकार ने सैयद अली शाह गिलानी के नवासे को, ध्योतरे को, उसकी बेटी के बेटे को रिसर्च ऑफिसर रखा था शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में, बिना नौकरी की एडवर्टाइज किए, बिना इंटरव्यू लिए, बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए, जहां पर रिसर्च ऑफिसर की जगह ही नहीं थी, कोई रिसर्च ही नहीं होता है, एक पोस्ट क्रिएट कर दी, लगा दिया। जहां हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के 4 बेटे सरकारी नौकरी पे हैं, और जब वो फोन करता था मुजफ्फराबाद पाकिस्तान से किसी मिनिस्टर को, तो वो खड़े होकर जनाब 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 करके बात करता था और कहता था बल ये कहां पोस्ट करना है, कहां प्रमोट करना है। ये है वहां की व्यवस्था। और अभी महीने भर पहले तक, 2 महीने पहले तक, वो सैयद अली शाह गिलानी का बेटा काम कर रहा था सरकार में, और कुल मिला के सिर्फ 10-11 लोग निकाले गए हैं इस सरकार से पिछले 2.5 साल में। क्या हुआ 2019 5 अगस्त को जब ये सब हुआ, मैंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ, चीन ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, और भारत ने कहा, दुनिया में कहा, ऐलान करके कहा कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें किसी को अपनी नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखिए। बहुत बढ़िया था। भारत की सरकार ने कहा अपना काम देखिए, हमारी संसद
हमारा संविधान, हमारी प्रक्रिया, हमारी मर्जी। ईयू को पता नहीं क्या शौक चल रहा है, उन्होंने कहा भाई कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और यूरोपियन पार्लियामेंट इसके ऊपर एक विशेष चर्चा के लिए सत्र बुलाएगी। पाकिस्तान ने कुछ देशों के माध्यम से वहां ये सब करने की जुगत बिठाई। भाई मैंने बहुत समय तो नहीं ले लिया, आई एम सॉरी, आर यू गाइस? तो भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री आज भी हैं श्री एस जयशंकर वहां पहुंचे ब्रसल्स में। उन्होंने उन सब शीर्ष जो नेतृत्व है यूरोपियन पार्लियामेंट का, उनको यही बात सामने बिठाकर अच्छे से समझा दी कि हमारा अंदरूनी मामला है, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, इससे कुछ होना जाना नहीं है, आप ही की प्रतिष्ठा को बट्टा लगेगा, आप कुछ बोलेंगे हम अनसुना कर देंगे, उसका जवाब देंगे, अच्छा लगता है। और जब उनको लगा कि शायद बात बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई है, तो अगले दिन ब्रसल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पब्लिकली कहा उन्हीं की भूमि पर कि भारत का अपना हमारा मामला है, एक संसद के काम में दूसरी संसद दखल देती अच्छी नहीं लगती, आपकी संसद के अपने विषय हैं, उनको निपटाते रहिए, हमारी संसद को हमारा काम कर लेने दीजिए। बहुत बढ़िया था और पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग इंडिया हैज ह्यूज क्लाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, नोबडी इज लिसनिंग टू अस, नॉट इवन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इज लिसनिंग टू अस। सच में मैं क्या बताऊं, जैसी जो गर्व मैंने 5 अगस्त को महसूस किया था, उन महीनों में लगातार ये 28 अगस्त की बात है जब ये ब्रसल्स में एस जयशंकर गए, मतलब वो पूरा महीना आई वॉज एज ए फ्लोटिंग इन थिन एयर। कमाल है, ये स्वप्न माया है या ये सच है? ये देश आज अपनी इच्छा शक्ति का, अपने अस्तित्व का परिचय दुनिया को दे रहा है, दो टूक बात करके दे रहा है। फिर एक घटना घटी। अच्छा, इस दौरान फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये सब लोग अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे। इनसे कहा गया कि आप कुछ दिन नजर मत आइए, घर पे रहिए, ये आपकी सेहत के लिए ठीक है, हम आपकी सुरक्षा में बाहर तैनात हैं, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। बहुत साफ सुथरा रखा हुआ था इन सबको, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, और ये ठीक भी रहा। ये पहले बार ऐसा हुआ कश्मीर में, ये इतिहास में आप जाएं तो आपको उन 6 महीने, वैसे 6 महीने दशकों में नहीं मिले, जब कोई निरपराध नागरिक नहीं मारा गया, जब कोई बस नहीं फूकी गई, कहीं पत्थर नहीं मारे गए, किसी को धमकाया नहीं गया। ये 6 महीने बिल्कुल ऐसे लगा कि 180 डिग्रीज कायाकल्प हो गया है। तो कुल मिला के ये सब जो समाचार आ रहे थे बहुत बढ़िया आ रहे थे, लेकिन 28 अक्टूबर को एकाएक खबर आती है कि ईयू के कोई 28 सदस्य, 26 सदस्य एक एक दो दो करके दिल्ली पहुंच गए, और ये टिप ऑफ हुआ कि साहब ये तो शायद सरकार की ओर से बुलाए गए हैं। सरकार ने कहा हमने तो नहीं बुलाए हैं। उनसे पूछा गया आपको किसने बुलाया है, तो वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और एक दिन बाद वो सब एक चार्टर जहाज में बिठा के कश्मीर रवाना कर दिए गए। वहां पर घुमाया फिराया गया, उनको कश्मीर दिखाया गया और कहा गया कि आप बताइए कश्मीर कितना अच्छा है, आप बताइए ना कि आपको कश्मीर जाके अच्छा लगा, कश्मीर में सब शांत है। मुझे लगा कि ये देश अगर दुनिया से कह रहा है कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, हम इससे निपटेंगे, हमारे यहाँ फ्री प्रेस है, संसद है, न्यायालय हैं, और वो सक्षम है इन सब की निगरानी करने के लिए, तो आज इसकी क्या जरूरत है कि हम चोरी छुपे दबे पांव कुछ उन्हीं सांसदों को बुला रहे हैं, उसी संसद की सांसदों को जिनको हम अभी हड़का के आए हैं, और
यूरोपियन पार्लियामेंट की ब्यूरोक्रेसी की सीनियर लीडरशिप ने पब्लिकली ऐलान किया कि इनको हमने नहीं भेजा है, दे डोंट रिप्रेजेंट अस, ये हमारे तय कार्यक्रम के तहत नहीं गए हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट हैज नथिंग टू डू विद दिस, दे आर इन देयर पर्सनल कैपेसिटी। एक और एम्बैरेसमेंट थी। लेकिन पहली बार लगा कि एक थोड़ी कमजोरी का परिचय है कि जब पूरा देश, सिक्योरिटी काउंसिल, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी है निर्णयों को लेके, और इमरान खान मारा मारा फिर रहा है, चीन मारा मारा फिर रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो इसकी क्या जरूरत थी। मैंने कहा चलिए, किसी ने अति उत्साह में और बाद में सकुचाते हुए भारत सरकार ने कहा हाँ हाँ ये हमारे अतिथि हैं, ये कश्मीर आना चाहते थे, हमने केवल सुविधा प्रदान की है। अब कुछ गोल मटोल कहा गया, कहा चलिए इसको अपवाद है, लेकिन जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ये एक बीच में किरकिरी आई, एक ग्रास में ले सकते। साहब दिसंबर के महीने में अब भारत में स्थित राजदूतों का एक दल ले जाया गया कंडक्टेड टूर पे कश्मीर में। अब दिसंबर में क्या हुआ आपको मालूम है? 12 दिसंबर को देश की संसद ने CAA पास किया CAA पास। 13 दिसंबर को राष्ट्रपति महोदय ने उसको अनुमोदन दे दिया। 15 दिसंबर को सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में दोपहर 2 बजे रैली की, कहा घरों से बाहर आ जाइए, ये आर पार की लड़ाई है, इस बार चूके तो फिर पीढ़ियां पछताओगे। इनकी रैली यहां खत्म हुई, 2 घंटे के अंदर मेरे घर से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर मथुरा रोड पर DTC की 4-5 नई नकोर CNG की बसेस चमचमाती हुई धू धू करके जल रही थी। उन पर पहले पथराव हुआ, यात्रियों को उतरने की मोहलत भी नहीं मिली, किसी तरह दौड़ते कूदते कलाबाजियां खाते औरतें बच्चे निकले और पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई। पुलिस को पहले से बुलाया गया था, वो संख्या बल में कम थी, और रीइंफोर्समेंट आई, ये पीछे दौड़े, दंगाई भागे, आसपास के घरों में घुस गए, इनको पकड़ पकड़ के निकाला गया, पीटा गया, गिरफ्तार किया गया। अधिकांश लोग भागे जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ, जो मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है। पुलिस पीछे पीछे दौड़ी, ये कैंपस में घुस गए, इन्होंने कहा कि अब हम अपने गढ़ में आ गए हैं, सुरक्षित हैं। पुलिस ने कहा बच्चों गड़बड़ कुछ नहीं होता, ये उसमें भी घुस गए। फिर ये अपने लाइब्रेरीज में जाके उल्टी सीधी किताब पकड़ के पढ़ने का नाटक करने लगे। आप लोगों ने देखे होंगे वो वीडियो। ये पुलिस भी घुसी, ठीक वहीं से गर्दन से पकड़ा, बाहर लाई, घसीटा, मारा पीटा, जेल में कर दिया बंद। तो 15 दिसंबर को ये सब कुछ हुआ, और 15 दिसंबर की रात को इनकी नानियां, दादियां, माताएं चौराहे पर आईं, CAA के विरोध में नहीं, हमारे बेटे बेकसूर हैं, छोड़ दो, इनको बड़ा पीटा जा रहा है, इनको छोड़ दो, इनको माफ कर दो, इनसे कोई गलती नहीं हुई है, ये कोई और थे, आपने गलत लोगों को पकड़ लिया, ये कहने आए थे। और फिर हमारे देश की टूल किट ऑपोजिशन वहां पहुंच गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप CAA का विरोध कर रहे हो। CAA का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये मुसलमानों के खिलाफ है। और नानियां, दादियां, उनके साथ कुछ कवि भी आ गए, कुछ एक्टर भी आ गए, कुछ सिंगर भी आ गए, ढोल बाजे भी आ गए, बिरयानी भी आ गई, और धरना शुरू हो गया। अब दिसंबर के महीने में दिल्ली में आप गद्दे वद्दे बिछा के, तंबू तान के धरने पे बैठे हो, आपको लाठी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। आप 4 फायर ब्रिगेड बुलाइए, पानी की बौछार मारिए, वो गोली से भी ज्यादा तेज होती है, साफ कीजिए भाई साहब। दिल्ली और यूपी का कनेक्टिंग रोड है वो, आपने घुटनों पे ला दिया था 5 लाख कम से कम दिल्ली वासियों को, जो रेंगते रेंगते घंटों अपना सफर करते थे, जो कुछ मिनटों का था। वो दिन और आज का दिन है, CAA के रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं। दो साल और 1 महीना होने को आ गया है। 12 दिसंबर को बना था, अभी 12 जनवरी नहीं आई है, शायद आ जाएगी। अभी तक रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं, और उसके तहत किसी को भी भारत की नागरिकता नहीं मिली है। संसद का मन है, मंतव्य है, उसकी निष्ठा है इसमें, उसने पास किया है, राष्ट्रपति जी ने अनुमोदन किया है, अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है। हमारे गृह मंत्री जी ने बताया था कि ये पहला कदम है, दूसरा कदम होगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स।
उससे हफ्तों में पल्ला झाड़ लिया गया। किसने, कब? एनआरसी। गलत सुना होगा आपने। उसका कोई प्रोसीजर है क्या आपके पास? कोई कागज है क्या? हमें बताइए तो। बेकार आप चिंता कर रहे हैं। तो एनआरसी तो इज अ स्टिल बॉर्न आइडिया, अब तो उसकी बात भी नहीं होती है। ये किसे कंसेशन दे रहे हैं? दुश्मन कमजोरी ताड़ जाता है, उनको लगा कि अब मौका है, हमसे बात कीजिए। उन्होंने कहा हाँ हमारे दरवाजे खुले हैं, आइए। किससे बात करें? तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है। उसने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर के, करना लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात नहीं होगी, कौन जाएगा उसके पास? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद आया, नहीं नहीं आपसे बात नहीं करनी है। तो गृह मंत्री ने कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, आइए। नहीं, गृह मंत्री को यहां आना चाहिए। ये कमजोरी ताड़ जाता है दुश्मन। 26 फरवरी को ट्रंप को आना था, और इस दौरान आप जानते हैं क्या हो रहा है। 28 अगस्त को एक डेलीगेशन कश्मीर जा चुका है, ये 12 दिसंबर से पहले था। कोई 28 दिसंबर को दूसरा डेलीगेशन कश्मीर जा रहा है, शाहीन बाग चल रहा है। और 12 फरवरी को तीसरा डेलीगेशन कश्मीर जा रहा है, और इस दौरान शाहीन बाग चल रहा है। और न सिर्फ वहां चल रहा है, देश भर में उसका मैकडोनाल्डाइजेशन हो गया है, उसके फ्रेंचाइजी खुल रहे हैं। हर शहर की बड़ी सड़क पर कहीं ना कहीं तंबू लगा के शाहीन बाग का वर्जन दुकान चल पड़ी है। और मजाल है किसी के को कोई टोक दे। 12 फरवरी को ही छुपते छुपाते भारत की रॉ के पूर्व अध्यक्ष मिस्टर दुल्लत फारूक अब्दुल्ला से जाते हैं मिलने, जो कि हाउस अरेस्ट है, बिना सरकार की मर्जी के आप जा नहीं सकते। और अगर एएस दुल्लत जा रहे हैं तो मैं ऐसा जरूर मानूंगा, गलत हुआ तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी, कि सरकार नहीं भेजा था कुछ प्रस्ताव लेकर। अब वो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो गए थे। 8 फरवरी को एक नई पार्टी बनती है, अपनी पार्टी कश्मीर में। उसको बनाता है महबूबा मुफ्ती का पूर्व वित्त मंत्री सोहेल बुखारी, अल्ताफ बुखारी। और इधर 12 फरवरी को दुल्लत साहब वापस आते हैं, और 15 फरवरी को ये जो एक हफ्ता पहले पार्टी बनी है, अल्ताफ बुखारी अपने 24 सदस्यों के साथ दिल्ली में अवतरित होता है। और ये 24+1 प्रधानमंत्री के साथ 1 घंटा चर्चा में बिताते हैं। वहां तो अपने कोई फोन लेके नहीं जा सकता, सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय के फोटोग्राफर फोटो खींच सकते हैं। वो फोटो खींचे जाते हैं, दुनिया भर में बांटे जाते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें बधाई देने की मुद्रा में है। ये वो अल्ताफ बुखारी है जिसके खिलाफ हवाला के केस चल रहे हैं। वो हुर्रियत को भी पैसा पहुंचाता था, मुख्य धारा के राजनीतिक दलों को भी पैसा पहुंचाता था, मिस्टर मनी बैग्स था, और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर था महबूबा मुफ्ती का। एज इफ दैट वाज नॉट इनफ, उसकी गाड़ी से आरडीएक्स और एम्यूनिशन बरामद हुआ था, जिसका केस अलग से चल रहा है, होंडा अकॉर्ड में पकड़ा गया था। ये केसेस चल रहे हैं। और फिर उसके बाद वो हमारे गृह मंत्री से मिलते हैं, इस बार 2.5 घंटे गुजारते हैं, और सब तस्वीरें छपती हैं। और 11 मार्च तक आते आते फारूक अब्दुल्ला बिना शर्त रिहा कर दिए जाते हैं। 10 दिन बाद उनका बेटा भी रिहा कर दिया जाता है, और कुछ हफ्तों महीनों में महबूबा मुफ्ती भी है, सब बाहर आ जाते हैं। जिन पर ये गंभीर आरोप 5, 6 और 7 अगस्त को संसद में लगे थे कि इन लोगों के कारण कश्मीर को बर्बाद किया गया, इनके द्वारा कराया गया, इनके द्वारा लाखों करोड़ का अपव्यय हुआ, गबन हुआ, जिनके कारण कश्मीर लहूलुहान है, उन्हें नजरबंद करना जरूरी है, क्योंकि हम कश्मीर को और नहीं बिगड़ने दे सकते। उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा जारी नहीं किया जाता, बल्कि पिछले साल 24 जून को फिर
हमारे प्रधानमंत्री उन्हें अपने घर चाय पकौड़ी पर बुलाकर पूछते हैं कि बताइए कश्मीर में लोकतंत्र कैसे बहाल होगा, परामर्श दीजिए, कैसे स्थितियां सामान्य की जाएं, पुनः चुनाव कैसे कराए जाएं, राज्य का दर्जा भी सोच सकते हैं। तो ये प्रक्रिया चली। मैं आपको एक एक करके घटनाएं बता रहा हूं। बीच में और क्या क्या बताऊं, लेकिन कुल मिला के अभी पिछले महीने और उससे पिछले महीने हर रोज जिसको चाहें, जहां चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें निशाने पर लिया जाता है, मार दिया जाता है। चाहे वो मक्खनलाल बिंद्रू केमिस्ट हो, जो कि भीषण काल में नहीं गया था 32 साल पहले, जिसको दिखा दिखाकर हमारा मुंह चिढ़ाया जाता था कि अगर ये रह सकता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी, तुम क्यों चले गए। स्कूल की प्रिंसिपल हो, ऑर्डिनरी टीचर हो, केमिस्ट हो, वकील हो, जर्नलिस्ट हो, गोलगप्पे बेचने वाला हो, ढाबा चलाने वाला हो, जिसको चाहें, जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, क्योंकि इन्होंने देख लिया युद्ध का ऐलान तो हुआ लेकिन इन पर आंच नहीं आई। ये सब दुबक गए कि अब पड़ा थप्पड़, अब पड़ा डंडा, अब आई जांच, अब पकड़े जाएंगे, अब गिरहमान नापा जाएगा। वो जब था यार तो कुछ भी नहीं हुआ, ये सब वैसा ही है, ठीक ठाक है। तो उठे, निकले, कहा भाई चलो जरा देखा जाए पुनः। अब सब यथावत वापस है और अब यथावत वही एनकाउंटर चल रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। और जो तब नहीं भागे थे या जो बीच में इस सुरक्षा के एहसास को लेकर, द सजेशन ऑफ सिक्योरिटी, अ सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर एंड पीस, इसे कहते हैं ना कि आभास देख करके लोगों ने कहा चलो 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 कश्मीर चलते हैं, उन लोगों की दुर्गति होने लगी। तो पोस्ट 370 स्थितियां यहां पर हैं। और दिलबाग सिंह जो कश्मीर के डीजीपी हैं, जब हर रोज एक एक दो दो मारे जाने लगे तो हफ्ते भर बाद उन्होंने कहा देखिए साहब, हम प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते। भाई ये आपने क्या बात कही। दुनिया में किसी भी सरकार से कहीं भी हर नागरिक को सुरक्षा देने की अपेक्षा भी नहीं की जाती है। अगर आपका सुरक्षा का कॉन्सेप्ट यह है कि हर नागरिक के साथ आप 4 पुलिस वाले बंदूक आगे और बंदूक पीछे लेके चलेंगे, तो वैसी सुरक्षा तो कोई भी सरकार किसी भी नागरिक को नहीं दे सकती, आपसे अपेक्षा भी नहीं थी। तो आप ये क्या कह रहे हैं? आप वहां की सुरक्षा तंत्र के मुखिया हैं। जो सुरक्षा हम मांगते हैं वो ऐसा वातावरण है कि जिसमें कोई अगर किसी निरापद, निहत्थे, निर्दोष व्यक्ति को निशाने पर लेना चाहे, कानून अपने हाथ में लेना चाहे, तो ऐसा सोचते हुए उसकी रूह कांपे, उसका मोहल्ला उसके पांव पकड़े, उसका परिवार उसके हाथ जोड़े कि मत करना वरना हमारी खैर नहीं होगी। वो होती है सुरक्षा। ऐसा वातावरण चाहिए आपको, ऐसी कर्तव्य निष्ठा चाहिए, ऐसा कमिटमेंट चाहिए कि हम ऐसा नहीं होने देंगे कि ये बिना कॉन्सिक्वेंसेस के, बिना कीमत चुकाए कोई कुछ भी करके चला जाए और हम सिर्फ भर्त्सना करते रह जाएं। हम कहें कि ये बौखलाए हुए हैं। अरे आपसे इनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए कोई नहीं कह रहा है कि आज ये मायूस हैं या आज ये बौखलाए हुए हैं या आज ये बहुत उत्साह में हैं या आज ये नाराज हैं या आज ये हिंसक हैं या आज ये पार्टी के मूड में। नहीं साहब, ये कैसी भी स्थिति में हो, ये इनकी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये जब चाहे जिसे चाहे मार डालते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होने दिया जा सकता। और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो तो 370 हटने के बाद एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए था। जब तक ये सरगना अंदर थे तब तक कुछ नहीं हो रहा था।
आज यही लोग मुंह चिड़ा चिड़ा के कहते हैं आपने तो कहा था कि 370 के बाद सब ठीक हो जाएगा। कहां है ठीक? आपने तो कहा था कि टेररिज्म रुक जाएगा। कहां रुका टेररिज्म? यही लोग मुंह चिड़ा चिड़ा के कहते हैं, जब प्रधानमंत्री बुलाते हैं जाइए जाइए पहले पाकिस्तान से बात कीजिए, हमसे बात करने से पहले 370 रेस्टोर कीजिए, स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए। इनको हमने मौका क्यों दिया? ये उदारता के, दरिया दिली के लायक नहीं है। कितने प्रधानमंत्रियों को कितने धोखे खाने के बाद, कैसे कैसे अनुभवों के बाद ये समझ में आएगा क्यों नहीं एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के तहत या एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के तहत हम सीखते हैं, समझते हैं कि यहां क्या होगा और क्या नहीं होगा, कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है इस वक्त, और समय धीरे धीरे हाथ से जा रहा है। ये एक स्वर्णिम अवसर था जब 370 हटने के बाद एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमारे पास था और वो बैकफुट पे थे। उस वक्त हम जो भी करते, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ सिस्टमैटिकली। और हमारे पास जानकारियां थीं, हमारे पास जानकारियां हैं, हमारा सुरक्षा तंत्र, हमारा गुप्तचर तंत्र, हमारे इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ऐसी है, बशर्ते कि आप पढ़ना, देखना, जानना चाहते हो और आप पर उदारता की सनक न हो। अगर आप दिल जीतने के चक्कर में, जिहादियों के हाथ में तिरंगा थमाने के चक्कर में और उनसे वंदे मातरम गवाने की जिद पे अड़े रहे तो ये कभी नहीं होने वाला है। वो गाएंगे वंदे मातरम, उसका तरीका कुछ दूसरा है, वो आपको पता है, वो आप हमें बताते थे। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय गान बड़ी शान और शौकत के साथ गाया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, मदरसों में भी गाया जाता है। उत्तर प्रदेश ने शाहीन बाग पनपने नहीं दिए वहां। उत्तर प्रदेश ने फोटो चिपकाकर मुआवजे वसूले, घुटनों पे ला दिया, बुलडोजर चलाए जहां जहां इन जिहादियों ने अतिक्रमण किए थे। हमारे पास सारे अनुभव हैं, सारे दृष्टांत हैं। हम क्या चुनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये हमको तय करना पड़ेगा। मैंने बहुत समय ले लिया और मतलब गंदी आदत है कि बस शुरू हो जाता हूं। आपने बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कुछ बातें छूट गई होंगी, मुझे याद नहीं, कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए होंगे, हो सकता है। अगर वो बहुत जटिल, कष्टदायक ना हो तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका उत्तर दे सकूं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी तन्मयता से सुना। भारत माता की